हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल साइंस का। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने एग्रोनॉमी के जो हैं 7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इन 7 टॉपिक को देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मृदा विज्ञान, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कमेंट आए थे कि मृदा विज्ञान को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आज हम सॉइल साइंस को जो है सॉइल साइंस का जो पहला टॉपिक है वो है मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार, पीएच, मृदा जल एवं मृदा के भौतिक गुण। तो इस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मृदा विज्ञान। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि मृदा बनी है, मृदा किस से बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो मृदा है पानी, ठोस व गैस तीनों से मिलकर बनी है, जिसमें जल कितना है 25%, कार्बनिक पदार्थ 5%, जो वायु है वो 25% है और खनिज पदार्थ कितना है 45% है। तो मृदा किससे बनी है? मृदा जल, ठोस व गैस तीनों से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केट और नेल्सन ने दिया था। कब दिया था? 1995 में जो है क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहरों के आसपास वाली भूमियाँ निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लवणी जो है मृदा हो जाती है। कि नहरों के आसपास वाली भूमियाँ लवणी हो जाती है क्योंकि नहर के पानी का रिसाव के द्वारा सोडियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्र होते रहते हैं, जिससे वहाँ की भूमि कैसी हो जाती है? लवणी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृदा संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का जो डिस्क्रिप्शन है कि द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को मृदा संरचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लाल मृदाएं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में लाल मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, झांसी, हमीरपुर और बांदा क्षेत्रों में जो है लाल मृदाएं पाई जाती हैं। तमिलनाडु में दोस्तों बड़े भूभाग पर जो है लाल मृदाएं पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त कर्नाटक में, गोवा में, दमन एंड दीव में, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में और पूर्वी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, इन राज्यों में जो है लाल मृदाएं पाई जाती हैं। और यूपी में कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर में, झांसी में, हमीरपुर में और बांदा क्षेत्रों में जो है लाल मृदाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किसका प्रयोग क्षारीय भूमि को सुधार में लाता है, यानी कि क्षारीय भूमि सुधार में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिप्सम का प्रयोग करने से जो है क्षारीय मृदा में सुधार किया जा सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अम्लीय मृदा को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो चूना के द्वारा सुधारा जा सकता है। अगर मृदा क्षारीय है तो जिप्सम के द्वारा, अगर मृदा लवणी है तो पायराइट के द्वारा मृदा को सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि
पीठ मृदा सामान्यता निरूपित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, काली, भारी एवं अम्लीय मृदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पुरानी एलुवियल मृदा कहलाती है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांगर कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, बांगर, और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सही कथन का पता लगाइए। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्वार्टेज वर्गीकृत है एक टेक्टोसिलिकेट खनिज के रूप में। तो इसका कौन सा कथन ए जो है सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अग्नेय चट्टान का उदाहरण है निम्न में कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डियोराइट जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और देखते हैं अग्नेय चट्टान के कौन कौन से उदाहरण हैं। पहला है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, गेब्रोसिनाइट, ग्रेनोडायोराइट और पेरिडोटाइट। ये सभी अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगर बात करें रूपांतरित चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो पहला सिस्ट, नीस, क्वार्टेज, संगमरमर और आदि, ये जो है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। और ग्रेनाइट, बेसाल्ट ये अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगर बात करें कि वैसे स्थूल घनत्व मृदाओं का कितना होता है, वैसे दोस्तों होता है 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें था 1.02, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। वैसे दोस्तों 1.33 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदा उर्वरता क्या कहते हैं, सॉयल फर्टिलिटी कहते हैं। कि मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है उसे सॉयल फर्टिलिटी कहते हैं। अगर बात करें कि सॉयल प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो जो पौधों से अधिकतम अनाज उत्पादन कराता है उसे मृदा उत्पादकता या सॉयल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6.5 से 7.5 पीएच पर पौधों की जो है वृद्धि सबसे अधिक होती है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 6.5 से 7.5 पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है। 6.5 पीएच मान से कम वाली मृदा कैसी मृदा होती है, अम्लीय मृदा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलुवियर ग्रेविटी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर
लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 से अधिक DS प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की मृदा उर्वरता का ह्रास कब होता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है लगातार फसलों के उगाने से जो है मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। कि लगातार फसलों के उगाने से भूमि के पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है, अतः इस समस्या से बचने के लिए बीच बीच में हमें दलहनी या हरी खाद जैसे सनई ढैंचा की खेती करनी चाहिए। इससे खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा एवं नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और जो मृदा है उसकी उर्वरता का ह्रास होने से भी बच जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मृदा में सिलिका का औसतन अनुपात कितना होता है या प्रतिशत कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 27% जो है मृदा में सिलिका होता है। कितना होता है? 27%। अगर बात करें कि माइका कितने परसेंट होता है, तो माइका 10% और सिलिका 27% मृदा में। ये भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं किसे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल को निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी PGT सन 2021 में पूछा गया है। अगर बात करें कि निष्क्रिय कारक और सक्रिय कारक कौन कौन से हैं मृदा निर्माण में, तो जो निष्क्रिय कारक है पैतृक पदार्थ और टोपोग्राफी। अगर मृदा के सक्रिय कारक की बात करें तो जलवायु और जीव, ये दोस्तों मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2% ढाल तक जो है प्रभावी होती हैं। कि मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ 2% ढाल तक प्रभावी होती हैं एवं सीढ़ी नुमा खेती का प्रयोग प्रायः 16 से 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आयोग ने जो दोस्तों इसका आंसर माना है, क्या माना है? ऑप्शन बी, स्प्लाश इरोजन यानी कि अपस्फुरन क्षरण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जल क्षरण की प्रकार परत क्षरण यानी कि सीट इरोजन को मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सीट इरोजन को मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों आयोग ने जो है विकल्प बी को माना यानी कि स्प्लाश इरोजन को माना है, जबकि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था सीट इरोजन, क्योंकि दोस्तों इस इरोजन को किसान की मौत की संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेमेटाइट के कारण जो है मृदा का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, निसंचालन कहलाती है। निसंचालन देखते हैं क्या होता है, यानी कि यह लवणीकरण प्रक्रिया का ठीक उल्टा पराक्रम होता है। इसमें उपलब्ध पोषक तत्व के रूप को अनुपलब्ध पोषक तत्वों में सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा बदल दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? निसंचालन कहते हैं। अगला है खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन किसे कहते हैं? इस पराक्रम में अनुपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध पोषक तत्वों में सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा
बदला जाता है उसे खनिजीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस मृदा की धनायन विनिमय धारित यानी कि CEC सर्वाधिक होती है, किस मृदा की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिकनी मिट्टी की। किसकी होती है अधिक? चिकनी मिट्टी की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि क्या कहलाती है? कुल हानि क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि मृदा पर पपड़ी जमना किस में एक समस्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फी सोल में। कि भूमि पर पपड़ी जमना अल्फी सोल में एक समस्या है। अल्फी सोल गढ़ में अम्लीय मृदाएं रखी गईं। ये मृदाएं ज़्यादातर नदियों के किनारे तथा जंगलों में मिलती है। मृदा को कुल 12 गढ़ों में विभाजित किया गया है। कितने? 12 ऑर्डरों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि ड्रेसी लॉ इज रिलेटेड टू यानी कि ड्रेसी लॉ किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रो पोरस मीडियम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्वों की पूर्ति करने की मृदा की अंतर्निहित विशेषता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदा की उर्वरता, सॉयल फर्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा कैसी हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृदा अपरदनीयता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि सार्वजनिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विच मेयर के द्वारा जो है प्रस्तावित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जैव उद्दीपकों के मुख्य 4 समूहों में से कौन जैविक और अजैविक दबावों से रक्षा उपलब्ध कराता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल या प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट जो है अजैविक दबावों से रक्षा उपलब्ध कराता है। 31, क्योंकि 30 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणुरोधक के साथ जानवरों में संक्रमणों के कुल प्रकारों के उपचारित करने के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रोटीन किस से बने जटिल जैविक यौगिक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने जटिल जैविक यौगिक हैं। अमीनो अम्ल पेस्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अमीनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? पेस्टाइड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइजोबियम। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ों की गांठों में स्थित रहता है तथा वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो औसतन 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति
हेक्टेयर का योगदान करती है, यानी कि 1 हेक्टेयर में लगभग 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल के कारण पीड़ित होती है, यानी कि किस कारण पीड़ित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम विषाक्तता के कारण जो है पीड़ित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मृदा की जलीय चालकता के साथ बदलती है, यानी किसके साथ बदलती है, किसके साथ बदलती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैस की छिद्रता के साथ बदलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 80 से 100% रेत, 0.10% गाद और 0 से 10% मृतिका से बनी मृदा सामान्यतः किसके नाम से जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलुई मृदा के नाम से जानी जाती हैं। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कड़ाकार वर्ग, फिर है बालू, सिल्ट, मृतिका, यानी कि किस मृदा में कितने % बालू होती है, कितने % सिल्ट होती है, कितने % मृतिका होती है। तो पहली है मृदा बलुई मृदा। बलुई मृदा में जो बालू की मात्रा है 80 से 100%, सिल्ट 0 से 15 और मृतिका 0 से 10%। फिर है बलुई दोमट मृदा, जिसमें जो बालू की मात्रा है 50 से 80% होती है और सिल्ट की मात्रा जो है 0 से 50, यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकती है तो 50%, नहीं हो सकती है तो 0%। और जो मृतिका है वह है 0 से 20% तक हो सकती है। अगली जो मृदा है वह है दोमट मृदा। दोमट मृदा में जो बालू की मात्रा है 30 से 50% और जो सिल्ट की मात्रा है वो है 30 से 50% और जो मृतिका की जो मात्रा है 0 से 20% होती है। अगली जो मृदा है वो है क्ले दोमट। क्ले दोमट में जो बालू होती है 20 से 45% और जो सिल्ट है 15 से 35% और जो मृतिका है 25 से 40% होती है। अगली जो मृदा है वो क्ले में जो बालू की मात्रा है 0 से 45% और जो सिल्ट की मात्रा होती है 0 से 50% और जो मृतिका की जो मात्रा होती है 40 से 100% जो है मृतिका पाई जाती है। तो ये थे विभिन्न प्रकार की मृदा और उसमें बालू, सिल्ट, मृतिका की परसेंटेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्राउन गाल रोग का कारक है, रोग का कारक है। देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन है, देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन इसके बारे में थोड़ा सा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस का आधुनिक नाम जो है राइजोबियम रेडियोबैक्टर है। यह क्राउन गॉल डिजीज का कारक है। यह छड़ आकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के डीएनए का छोटा सा टुकड़ा पौधों में पहुंचकर क्राउन गॉल रोग पैदा करता है। आर्थिक रूप से यह बैक्टीरिया वालनट, अंगूर, आम, चुकंदर, मूली, गाजर आदि को हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतिका खनिज का प्रकार, यानी कि 2:1 प्रकार का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केओलियोनाइट जो है 2:1 प्रकार का नहीं है, जबकि
मोंट मोरिलोनाइट, यह कितना है 2:1 का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि चूना युक्त पदार्थों को मिलाकर, क्षारीय उर्वरक का प्रयोग करके और अवरोधी फसल उगाकर जो है अम्लीय भूमियों का हम प्रबंधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्टार्च का आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग बनाता है या कौन सा रंग बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीला रंग बनता है। कौन सा नीला रंग बनता है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण करते हैं और गाढ़ा नीला रंग उत्पन्न करती है। ताप बढ़ने के साथ रंग हल्का हो जाता है। यह क्रिया निम्न पीएच पर नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने का कारक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यीस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की सॉयल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, मिट्टी के कणों की व्यवस्था सॉयल स्ट्रक्चर कहलाती है। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि सॉयल स्ट्रक्चर मिट्टी के कणों की व्यवस्था से संबंधित है। इन कणों की रचना जो कि पृथ्वी में विद्यमान है समुच्चय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। आवृत्ति के आधार पर मृदा संरचना 4 प्रकार की होती है। अगर पूछ लें कि आवृत्ति के आधार पर मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहली है पट्टीकार, तिकोनाकार, कंडाकार यानी कि खंडाकार, और चौथा है गोलाकार। तो मृदा संरचना 4 प्रकार की होती है आवृत्ति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि प्राकृतिक का तोहफा है। प्राकृतिक का तोहफा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है खेत, यानी कि भूम। जो भूम है, जो सॉयल है, वो प्राकृतिक का एक तोहफा है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्राकृतिक का तोहफा खेत होता है। शेष सभी पूंजी, श्रमिक आदि मनुष्य उत्पादन के लिए स्वयं लगाता है। भूमि के बिना कुछ भी उत्पादन करना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि लवणता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है हेलोफाइट कहलाते हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन की लवणता में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन। मरुस्थलीय स्थान पर उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नांगफनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। देखते हैं कौन सा तत्व किस रूप में ग्रहण करते हैं। पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में और नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा फास्फोरस। फास्फोरस को मोनोफास्फेट और डाइफास्फेट के रूप में, बोरान को H2BO3 के रूप में, सल्फर को सल्फेट के रूप में, कार्बन को कार्बोनिक के रूप में, और पानी को H2 हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन H2 यानी कि जल के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेथेन गैस निकलती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि बायोगैस प्लांट से मेथेन गैस उत्सर्जित होता है। बायोगैस प्लांट में जानवरों के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में मीथेन मौजूद होता है। जुगाली करने वाले जानवरों में
मेथेनोजेन नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो मीथेन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि मृदा का स्थायी गुण कौन सा है। मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेक्सचर यानी कि गठन मृदा का स्थायी गुण है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जो है, पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मृदा का स्थायी गुण उसका गठन यानी कि सॉयल टेक्सचर होता है। मृदा खनिज कण विभिन्न आकार के होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कण बालू, सिल्ट तथा क्ले के होते हैं। मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। अगर पूछा जाए कि मृदा कणाकार किसे कहते हैं, तो मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत क्या कहलाता है, यानी कौन सा बल लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ससंजक बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पूर्ण रूप से अवशेषित बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 1.28। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा किस प्रकार की मृदा की होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है गीली मृदा की होती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि गीली मृदा की ऊष्मा कितनी होती है 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम, और जल की गुप्त ऊष्मा 1 कैलोरी, शुष्क मृदा में 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम। मृदा में गुप्त ऊष्मा पानी की मात्रा बढ़ने से बढ़ती है। जो मृदा है यानी कि जो सॉयल है उसमें गुप्त ऊष्मा कब बढ़ती है, पानी की मात्रा बढ़ने से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पानी में किसी पदार्थ के घुलने से कौन से आयन उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है H+। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि पानी में किसी पदार्थ के घुलने से प्रायः H+ उत्पन्न होते हैं। कोई भी पदार्थ पानी में घुलने पर दो भागों में धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। जल के अणु H2O यानी कि जो जल के अणु है H2 है, टूटने पर H और OH- उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है मृदा उर्वरता का परीक्षण रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मृदा उत्पादकता का परीक्षण रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है, गलत। तीसरा है उर्वर मृदा का उत्पादक होना आवश्यक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। उत्पादक मृदा का उर्वर होना आवश्यक होता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सूक्ष्म जीव को अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी थर्मोफिल्स। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। ऐसे सूक्ष्म जीव जो अधिक तापमान पर वृद्धि और विकास करते हैं, ऐसे जीवों को थर्मोफिल्स कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव प्रायः 45 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान के मध्य वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि जीवाणुभोजी विषाणु होते हैं कौन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवाणु विषाणु। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन
कि जीवाणुभोजी जीवाणुओं के वायरस कण होते हैं। ये भेक शिशु टोडपोली की आकृति के होते हैं। यह मुख्यतः दो भागों में बटे होते हैं, बहुफलिकी शीर्ष तथा स्प्रिंग की भांति 6 लंबे पुच्छ सूत्र पाए जाते हैं। जो पुच्छ होते हैं इंजेक्शन की सुई की तरह काम करती है। यह जीवाणु की कठोर कोशिका भित्ति को भेद देती है। जीवाणु पोषद में पहुंचते ही उग्र फेज वायरस के जीनोम का बराबर द्विगुण होता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पायराइट मुख्यतः पाया जाता है किस राज्य में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मृदा उर्वरता का ह्रास होता है तो लगातार फसलों के उगाने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि ग्रेनाइट चट्टान है किस प्रकार की? तो जो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय चट्टान है। देखते हैं इसका जो है एग्जाम्पल। आग्नेय चट्टान जैसे ग्रेनाइट, सिएनाइट, डायोनाइट, बेसाल्ट, ये आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हैं। फिर है परतदार चट्टान जैसे सेल, चूना पत्थर, रेती पत्थर, कोयला, ये परतदार के एग्जाम्पल हैं। अगली जो चट्टान है रूपांतरित चट्टान, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, ये रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि मूंगफली की खेती में किस संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है राइजोबियम को। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि मूंगफली एक लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। इसके जड़ों में राइजोबियम सहजीवी के रूप में रहता है जो वातावरण की नाइट्रोजन को मृदा में उपलब्ध कराता है। अतः मूंगफली में राइजोबियम संवर्धन करने से उसके जड़ों में उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। थर्मोफिलिक जीवाणुओं की वृद्धि किस तापमान पर अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक वृद्धि होती है। देखते हैं इसका भी डिस्क्रिप्शन कि ऐसे जीवाणु जो उच्च तापमान पर वृद्धि करते हैं उन्हें थर्मोफिलिक जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु प्रायः 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। जैव उर्वरक है तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीवों का कल्चर जैव उर्वरक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है खेती की जाने वाली अधिकतर फसलों के लिए उचित तापक्रम होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। देखते हैं इसका भी जो है डिस्क्रिप्शन। खेती की जाने वाली अधिकतर फसलों के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए? 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। खरीफ फसलों के लिए खरीफ 15 से 45 और रबी फसलों के लिए 3 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। फसलों को उगाने में कौन पीएच योग्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, आलू के लिए जो पीएच है 4.5 से 6.5, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि एजोफिकेशन क्या है? एजोफिकेशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि निछालन के द्वारा नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, नाइट्रेट के रूप में सबसे अधिक हानि होती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है? देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हवा। हवा जो है प्राकृतिक कारक नहीं है, यानी कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाला कारक हवा नहीं है, जबकि स्थलाकृति टोपोग्राफी, मृदा की आयु, मूल पदार्थ मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हालांकि ज़्यादा क्षरण होने पर उर्वरता पर प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लाख हेक्टेयर लवणीय एवं क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12.4 लाख हेक्टेयर। ये डाटा दोस्तों काफ़ी पुराना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.1 से 0.2%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि क्षार रोधी फसल है, निम्न में से कौन क्षार रोधी फसल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोबिया। लोबिया क्षार रोधी फसल है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि लोबिया एक क्षार रोधी चारे वाली फसल है। यह चारे के लिए, फली के लिए उगाते हैं। चारे के लिए बीज दर की मात्रा जो है 30 से 40 किलोग्राम। जब लोबिया की बुवाई हम चारे के उद्देश्य से करते हैं तब जो बीज दर है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। इसके दानों में मिथियोनिन नामक अम्ल पाया जाता है। कितने परसेंट? 1.9%। प्रोटीन 23.4%, कार्बोहाइड्रेट 60%, वसा 0.9% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कौन सी मृदा किस्म अधिकतम क्षेत्र क्षमता रखती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मटियार। देखते हैं कौन सी मृदा कितने क्षेत्र क्षमता रखती है। तो पहली है मटियार 22.6%, मटियार दोमट 21.5%, चिकनी दोमट 19.6%, दोमट 18.1%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि एक समय में बीज एवं खाद की बुवाई एक साथ करने वाला यंत्र है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, फल्टिकम सीड ड्रिल। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि फल्टिकम सीड ड्रिल की सहायता से बीज की बुवाई तथा खाद दोनों साथ किया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से सिर्फ बुवाई की जाती है। डिबलर लोहे या लकड़ी से तैयार एक यंत्र होता है जिसमें 27 खूंटियाँ होती हैं। कितनी? 27 खूंटियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कि लाल मृदा निम्नलिखित में से किस तत्वों की कमी पाई जाती है? यानी कि लाल मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है लाल मृदा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैविक क्रिया को बढ़ाना। जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य होता है। देखते हैं इसका दोस्तों डिस्क्रिप्शन की पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रिया में वृद्धि लाने जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घोलक वाले सूक्ष्म जीवों को बीज, मिट्टी या कंपोस्ट के साथ उपचारित किया जाता है जिसे जैव उर्वरक कहते हैं। जैव उर्वरक मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं जिससे मृदा की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि नहरों के किनारे वाली भूमि किस प्रकार की होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि नहरों के किनारे कौन सी भूमि होती है? लवणीय भूमि होती है। कैसी हो जाती है? लवणीय भूमि हो जाती है।
ये मृदाएं विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में लगभग 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि जल भराव की स्थिति में नाइट्रोजन की फसल किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए NH4 यानी कि अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। जल भराव की स्थिति में धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में लेती है। धान अपने प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजन NH4 के रूप में ही ग्रहण करती है। नाइट्रोजन के नाइट्रेट रूप में फसलों द्वारा खड़ी फसलों एवं शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। मृदा क्षरण प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सीट, रील और गली। ये मृदा क्षरण प्रक्रिया का सही क्रम है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। जल द्वारा मृदा क्षरण अपरदन का क्रम। पहले है उच्छल अपरदन यानी कि स्प्लैश इरोजन, फिर है परत अपरदन यानी कि सीट इरोजन, फिर है रिल इरोजन, फिर है गली इरोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौध की रोपाई के लिए उचित उम्र होती है कितनी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 35 से 40 दिन। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि मध्यम समय में पकने वाली प्रजातियों को 21 से 25 दिन की पौध रोपाई हेतु प्रयोग करते हैं। देसी तथा देर से पकने वाली जातियों की रोपाई के लिए 30 से 35 दिन की पौध उपयुक्त है और क्षारीय ऊसर भूमि में रोपाई हेतु 35 से 40 दिन की पौध का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। मृदा का गहरा रंग लक्षण है तो इसके अधिक उत्पादकता का। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। गहरे रंग की मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है निश्चित तौर पर उसकी उत्पादकता भी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। जीवाश्म पदार्थ मदद करता है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखते हैं पहला है मृदा समुच्चय बनाने एवं स्थिर करने में, दूसरा है मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में, तीसरा है मृदा क्षरण रोकने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन है कि सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। इधर दिए गए फर्टिलाइजर और इधर दिए हैं इक्विवेलेंट एसिडिटी। तो पहला है एनहाइड्रस अमोनिया 148, अमोनियम क्लोराइड 128, अमोनियम सल्फेट 100, अमोनियम नाइट्रेट 60, यूरिया का 80 से 84, DAP का 77 इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब कम हो जाती है और पूर्ण रूप बंद हो जाती है जब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। कितने %? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 4% से कम। देखते हैं इसका भी जो है डिस्क्रिप्शन। अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब कम हो जाती है जब पूर्ण रूप में बंद हो जाती है, यानी कि जब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति 4% से कम होती है। अब जब मृदा में O2 यानी कि ऑक्सीजन की 10% से कम होती है तब जड़ों का विकास कम होता है।
जबकि 5% या इससे कम होने पर विकास पूर्णतः रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि सामान्य कृषि योग्य मृदा की पीएच होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 6.5 से 8 पीएच की सामान्यतः कृषि योग्य मृदा का जो पीएच है 6.5 से 8 तक होने पर कृषि की जा सकती है। अब देखते हैं विभिन्न फसलों के पीएच मान। पहला मक्का का 6 से 7.5 पीएच, चावल का है 4 से 6 पीएच, ज्वार का है 6 से 7.5 पीएच तक खेती की जा सकती है। गेहूं की खेती जो है 6 से 7.5 पीएच मान पर, गन्ना की 6 से 7.5, चाय की 4 से 6 पीएच पर और आलू की 5 से 5.5 पीएच पर। और अधिकांश फसलों के लिए जो पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 तक मानी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि जलोढ़ मृदाएँ होती हैं, कैसी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जोनल मृदाएँ यानी कि स्तरीय मृदाएँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है कि मृदा जिनमें 35% बालू, 45% सिल्ट और 20% क्ले हो वह मृदा कैसी होगी। तो वो मृदा होगी दोमट। कैसी होगी? दोमट मृदा होगी। अब दिए गए हैं विभिन्न मृदा और उसमें बालू सिल्ट क्ले की मात्रा। तो पहली है बालू। बालू में जो बालू है 80 से 100% होती है। सिल्ट 0 से 20%, क्ले भी 0 से 20%। दूसरी अगली जो मृदा है बलुई दोमट मृदा, इसमें जो बालू की मात्रा है 50 से 80%, सिल्ट 0 से 50%, क्ले भी 0 से 20% होती है। अगली जो मृदा है वह है दोमट मृदा। दोमट मृदा में जो बालू की मात्रा है 30 से 50%, सिल्ट भी 30 से 50% और जो क्ले है 0 से 20% होती है। अगली जो मृदा है वह है बलुई क्ले दोमट। इसमें जो सिल्ट की मात्रा है बालू की 50 से 80 और सिल्ट की है 0 से 30% और जो क्ले की मात्रा है 20 से 30% होती है। अगली मृदा है बलुई क्ले मृदा। इसमें जो है बालू की मात्रा 50 से 76%, सिल्ट 0 से 20%, क्ले 30 से 50%। अगली जो मृदा है क्ले में जो बालू की मात्रा होती है 0 से 50% और जो सिल्ट की मात्रा है वो भी 0 से 50% और जो क्ले है वह 30 से 100% तक होती है। अगली जो मृदा है वह सिल्ट क्ले। तो इसमें जो बालू है 0 से 20%, सिल्ट 50 से 70% और जो क्ले की मात्रा है वो 30 से 50% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि मृदा जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं या उससे कौन सी मृदा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी क्षारीय मृदा कहते हैं। देखते हैं मृदा और उनका पीएच। जो अम्लीय मृदा है उनका जो पीएच होता है 7 से कम होता है। जो लवणीय मृदा है लवणीय मृदा का 8.5 से कम पीएच होता है और जो मृदा लवणीय एवं क्षारीय मृदा होती है उनका जो पीएच है 8.5 से कम व निक्षालन के बाद 8.5 से अधिक होता है। अगली जो मृदा है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा का जो पीएच मान है वो 8.5 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है कि 2:1 ट्राइफॉर्मिक फैलने वाले सिलिकेट क्लेज की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 80 से 120। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है कि क्वेश्चन नंबर 86 की मृदा में जीवांश पदार्थ
की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन की मात्रा को किस गुणांक से गुणा करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.724 से गुणा करते हैं। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन की सामान्यतः 58% कार्बन कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है, अतः कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए कार्बन को 1.724 से गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि मृदा विलयन के किस पीएच पर H2PO4 एवं HPO4 की मात्रा समान होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 pH पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि हवा और पानी द्वारा मृदा के एक स्थान से टूटने और दूसरे स्थान पर पहुंचने को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मृदा अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवी मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, नाइट्रोसोमोनास। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। नाइट्रीकरण वह क्रिया है जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाते हैं। यह क्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अमोनियम को नाइट्राइड में बदल देते हैं, तब नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 किस शाखा का मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण तथा वर्ण से है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, मृदा का क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, मृदा का डिस्क्रिप्शन के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मृदा को शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है। यह मृदा विज्ञान के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित है, जो कि मृदा के संगठन, जीवन तथा उसकी गतिशीलता के अध्ययन से जाना जाता है। जो तुम्हारा पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कैसा है? ग्रीक वर्ड है। पेडोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेडोन प्लस लॉजी। पेडोन मीन होता है सॉयल और लॉजी मीन होता है स्टडी। जो फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पेडोलॉजी जो है वीवी डाकुचेव को कहा जाता है, फादर ऑफ पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है कितने %? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 0.25% पाई जाती है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। ऊपरी मृदा इन सरफेस सॉइल में CO2 की जो मात्रा है 0.25% होती है। फसलों उत्पादन में सभी कृषि क्रियाएं इसी परत में होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है इसमें? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें में से कोई नहीं। कि मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ जो है केवल ओ होरिजन में पाया जाता है, जो विकल्प में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि बोरान की कमी सामान्यतः होती है किसमें? तो जो राइट आंसर ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि पीएच माप इसके बारे में एक जानकारी देता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सक्रिय अम्लता। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि पीएच मान किसी भी पदार्थ के सक्रिय अम्लता को प्रदर्शित करता है, अर्थात पीएच किसी भी पदार्थ में उपस्थित अम्ल की सक्रियता का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मिट्टी के रंग की माप होती है किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्शल
कलर चार्ट द्वारा। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि मार्शल सॉयल कलर चार्ट के अनुसार हम मृदा रंग मानक रंग चार्टों से तुलना करके अच्छी तरह निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती है, इसके लिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सड़क निर्माण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि मिट्टी निर्माण इससे प्रभावित नहीं होता है, किससे प्रभावित नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, हवा। हवा के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाला मिट्टी समूह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि क्रोटोवीना है क्या? तो जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, यह मिट्टी पदार्थ पर विष्ट से भरी पशु बिल होती है, क्रोटोवीना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि मिट्टी में ताप प्रवाह हीट फ्लो होता है, इसके द्वारा, किसके द्वारा? चालन के द्वारा होता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। मृदा कणों के द्वारा ही ऊष्मा का चालन एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाता है, तो उसे चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। भारत में काली कपास मिट्टी निकली है, इससे तो किससे? आसितासम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 कि निम्नलिखित में से कौन पीएच को 8.2 से अधिक सहन कर सकता है? कौन सी घास? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है दूब घास। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। गेहूं के लिए उपयुक्त पीएच मान 6 से 7.5 है, जबकि धान और चाय के लिए जो पीएच है 4 से 6 होता है। सूडान घास भी नॉर्मल पीएच तक उपयुक्त होती है, परंतु दूब घास लवणी एवं लवणी क्षारीय भूमियों में भी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे सर्वाधिक योग्य है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कपास की फसल के लिए जो है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि सामान्यतः उत्तल ढाल है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मृदा क्षय को कम करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 कि मृदा का पपड़ीदार होना एक रूप है मृदा के किसका? तो मृदा के दृढ़ होने का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 समोच्च मेड़बंदी एवं सीढ़ीदार साधन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, यांत्रिक साधन है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। समोच्च मेड़बंदी एक सीढ़ीदार भूमि संरक्षण के यांत्रिक साधन है। समोच्च मेड़बंदी में ऊंचाई के हिसाब से कूड़े बनाकर तथा सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है आर्थिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टि से फसल उत्पादन वाली भूमि जानी जाती है कैसी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एरेबुल भूमि के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 1 की फसल पैदा करने की मृदा की छिपी क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, उर्वरता कहते हैं।
यानी कि फसल पैदा करने की मृदा की छिपी क्षमता को उर्वरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि कैल्साइट का सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी CaCO3 किसका सूत्र है, कैल्साइट का। अब देखते हैं विभिन्न जो हैं तत्व और उसके फार्मूले। कैल्साइट का है CaCO3, क्वार्टेज का है SiO2, डोलोमाइट का CaMg, CO3 का होल क्यूब। अगला है जिप्सम। जिप्सम का जो सूत्र है CaSO4 × 2H2O। अगला है हेमेटाइट। हेमेटाइट का जो है सूत्र Fe2O3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 मृदा में नमी की अवस्था जिस पर पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी मुरझान बिंदु कहते हैं। देखते हैं इसका जो है इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि मृदा में नमी की अवस्था जिस पर पौधे मुरझाना शुरू कर दें उसे मुरझान बिंदु कहते हैं। यह अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग होती है। मध्यम बालू में 1.7%, महीन बालू में 2.3%, बलुई लोम में 3.4%, महीन बलुई लोम में 4.5%, लोम में 6.8% और सिल्टी लोम में 7.9% और क्ले लोम में 10.2% और क्ले में 14.7%। तो ये थे आज के 110 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों AGTA और TGT PGT दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।